आप सभी का SNB ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के साथ जुड़कर संस्कृत की नई नई जानकारियों के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज भी मैं आपके साथ अपना जो विषय प्रवर्तमान है चल रहा है संधि चर्चा। संधियों की चर्चा करते समय हमने आप सभी के बीच में संधियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। जो संस्कृत व्याकरण में विभिन्न प्रकार की संधियों की पारिभाषिक स्वरूप देखने में आते हैं, उनकी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके थे। इसके उपरांत संस्कृतज्ञों के द्वारा अर्थात संस्कृत व्याकरणाचार्यों के द्वारा जो संस्कृत में संधियों के भेद स्वीकार किए गए हैं कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनकी चर्चा भी मैं आपके साथ जुड़कर कर चुका हूँ। मूल रूप में हमने 5 भेद पढ़े थे, फिर उसमें भी किस प्रकार से परिवर्तन हुए और व्याकरणाचार्यों के द्वारा उन 5 रूपों में से भी 2 रूपों को किस किस में शामिल कर दिया इत्यादि अनेक बिंदुओं के माध्यम से मैं आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ संधि के भेद प्रभेद अपना एक नया विषय लेकर। यह विषय भी हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें सबसे पहले संधियों का स्वरूप, संधियों के भेद प्रभेद ख्याल में नहीं होंगे, तब तक उनका पारिभाषिक स्वरूप एवं उदाहरण हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उनके नाम जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब तक हम उस बच्चे का नाम नहीं जाने तब तक हम उससे उसका इंट्रोडक्शन, परिचय आदि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें उसका नाम जानना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक हम उसके बारे में उसका नाम आदि नहीं जान लेते हैं, तब तक आगे का स्वरूप नहीं बनता है। ठीक वैसे ही जब तक हम संधियों के भेद अर्थात उनके नाम नहीं जानेंगे, तब तक भेद प्रभेद नहीं जानेंगे, तब तक संधियों का प्रयोगात्मक रूप क्या है वह हमें स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले संधियों के नाम जानना आवश्यक है। हमने पूर्व वीडियो में आप सभी के साथ जुड़ करके संधियों के मूल जो 3 भेद व्याकरणाचार्यों ने अंत में स्वीकृत किए हैं, हमने आपको वरदराजाचार्य के द्वारा लिखित जो लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ है, उसमें जो 3 रूप स्वीकृत किए गए हैं, उनके नाम मैंने आज भी बोर्ड पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। उनकी चर्चा भी मैंने की थी और वह उनका अंतिम स्वरूप था। इसलिए आज तक यही 3 रूप संधियों के प्रचलित हैं। इन्हीं रूपों में और जो शेष नाम जो पूर्व में हमने पढ़े थे, तो वह नाम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यह मूल रूप में संधियों के जो भेद हैं, संधियों के जो मूल भेद हैं, सबसे पहले संधि की परिभाषा मैं आप सभी के बीच में बता चुका हूँ, इसलिए वो रिपीट नहीं करूँगा। भेद की चर्चा भी मैं कर चुका हूँ। सामान्य आप लोग देख लें कि हमने संधियों के 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से भेद पढ़े थे आप लोग उनको एक बार बोलेंगे। कौन कौन से भेद पढ़े थे? सबसे पहला भेद पढ़ा था हमने अच संधि। कौन सा भेद पढ़ा था? अच संधि। इसके बाद दूसरा जो भेद हम पढ़ा था उसका नाम क्या था? हल संधि। प्रथम भेद का नाम था अच संधि, दूसरे भेद का नाम था हल संधि। इसके बाद अंतिम और तीसरा जो संधि का रूप बनता है वह है विसर्ग संधि। कौन सा नाम है? विसर्ग संधि। इस प्रकार से हमने अभी जाना, पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया है कि संधियों के मूल में 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिनके नाम मैंने अभी आप सभी के साथ लिए हैं। आप भी इनके नाम बार उच्चारित करते रहें, निश्चित ही आप लोगों को यह स्मरण में बने रहेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अच संधि, स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये कोई अलग से नहीं है। अच संधि का ही दूसरा नाम जो हम सबके परिचय में है, जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, उसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। अच संधि को ही स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा जो संधि का भेद है हल संधि। कौन सा नाम है? हल संधि। तो हल संधि को दूसरा नाम क्या दिया यहाँ पर? व्यंजन संधि। हल संधि को दूसरा नाम क्या दिया? व्यंजन संधि। इसके बाद है तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का विसर्ग संधि ही नाम है। अच संधि को स्वर संधि क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि जो 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र जो हमने आपको पूर्व में पढ़ाए थे, जिसमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला का आद्योपांत वर्णन संस्कृतज्ञों के द्वारा उसमें लिखित रूप में हुआ है, तो उसमें जो प्रारंभिक के जो सूत्र हैं अयोर, ऋलित, एयों, अयों, इन 4 सूत्रों में
सम संस्कृत भाषा के समस्त स्वरों को निबद्ध किया है। सारे स्वर उन सूत्रों में गर्भित हैं, जो मूल स्वर हैं उन स्वरों की चर्चा उसमें की गई है। अब ये जो अच है, अच क्या है, इसको स्वर संधि को अच क्यों कहा? अच एक प्रत्याहार का नाम है। प्रत्याहार की चर्चा मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, मतलब बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द में कहना हो, संक्षिप्त एक संक्षिप्त रूप में कहना हो, उसका नाम है प्रत्याहार। तो अच जो यहाँ पर संधि, स्वर संधि के लिए अच संधि कहा जा रहा है। अच संधि कहने का कारण सिर्फ इतना है कि अच एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में अय्युण, ऋलित, एऔं, अय्यौं ये 4 सूत्र समावेशित हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है। संस्कृत में अच संधि कहते हैं, हिंदी में इसे स्वर संधि कहते हैं। दोनों ही नाम सही है। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत में है तो अच संधि ही लिखना अनिवार्य है, हिंदी में है तो स्वर संधि ही लिखना अनिवार्य है। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्याहारों की चर्चा संस्कृत में ही है। क्या कहा? प्रत्याहारों की चर्चा संस्कृत में ही है, इसलिए अच संधि आपका संस्कृत में लिखना तो उचित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है और प्रत्याहारों की चर्चा संस्कृत में है, इसलिए स्वर संधि के स्थान पर अच संधि लिखेंगे तो संस्कृत में तो स्वीकृत है, लेकिन आप हिंदी में स्वर संधि के स्थान पर अच संधि लिखेंगे तो वह उपयुक्त नहीं माना जाएगा। अतः यह बात भी आपको स्मरण में रखने योग्य है। क्या कहा? कि अच एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर गर्भित हो जाते हैं और इसलिए इस स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट संधि का नाम जो है, अगली संधि जो है, दूसरा भेद जो हमने लिखा हुआ है उसका नाम है हल संधि। क्या नाम है? हल संधि। हल संधि का भी यही कारण है। हल संधि का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? व्यंजन संधि। तो अब इसको व्यंजन संधि को संक्षेप में कह भी सकते हैं, सरल पड़ता है, सबको स्मरण में रहता है। हमने वो पहले की कक्षाओं में सुना भी है, आपने 6, 7, 8 में सारे भेद पढ़े भी होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से स्वर संधि को प्रत्याहार के कारण अच संधि कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन संधि को हल संधि इसी कारण से कहा जाता है। किस कारण से? जो यहाँ पर स्वर की चर्चा करने की थी कि अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर निबद्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर वर्ष से लेकर के अंतिम सूत्र हल तक लेकर के सारे व्यंजन इसमें समाहित हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं। इसलिए व्यंजनों को गर्भित करने वाला जो मूल प्रत्याहार है उसका नाम है हल। इसमें समस्त व्यंजन समावेशित हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं, हैं ही। इसलिए इस संधि को व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने दोनों ही संधियों के कारण जाने, उनके अपर नाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन अपर नाम के अपर नाम मतलब अपर नाम, अब इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना लिटरेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ। अपर नाम मतलब दूसरा नाम। अच संधि का दूसरा नाम स्वर संधि, दोनों ही कहेंगे चलेगा। हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि, इसमें भी दूसरा कहेंगे चलेगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है संस्कृत भाषा में, इसलिए इसको इतना स्मरण में आप लोग रखें। इस प्रकार से इन दोनों ही अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार में 14 ही संपूर्ण वर्णमाला को गर्भित करने वाले जो माहेश्वर सूत्र हैं वो समावेशित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको स्वर की मुख्यता से अच संधि और व्यंजनों की मुख्यता से इसको हल संधि नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार से इन दोनों के जो अपर नाम है इसके कारण आपके बीच में मैंने स्पष्ट किए। इसके बाद दूसरा जो अंतिम तृतीय जो भेद है संधि का वो है विसर्ग संधि। क्या नाम है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का एक ही नाम है विसर्ग संधि। हिंदी में भी इसको विसर्ग संधि कहते हैं, संस्कृत में भी विसर्ग संधि कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जो मूल भेद संधियों के हैं उनके नाम हमने यहाँ पर जाने। अब इन तीनों ही संधियों के प्रभेद भी बनते हैं, भेद के भी भेद बनते हैं। जैसे संधि के 3 भेद, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अब इनके भी भेद, इनके भी प्रभेद हैं, इनको प्रभेद कहेंगे। संधि के प्रभेद के नाम से जाना जाएगा। जैसे भेद, उपभेद ऐसा पढ़ते ना अपन, इसको अपन उपभेद के नाम से कह सकते हैं। प्रभेद के नाम, प्रभेद कहो, उपभेद कहो, दोनों एक ही बात है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, वह संधियों के प्रभेद के ऊपर, प्रभेद की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा मुख्य विषय आज का था वह क्या है? इन संधियों के प्रभेद भी होते हैं। क्या बोला? ये 3 ही नहीं है, इन 3 के और भी रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? क्रमशः एक एक संधियों के नाम हम यहाँ से जाने। देखिए
आपको इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि एक तरफ तो हम 3 भेद गिना रहे हैं, एक तरफ सिर्फ प्रभेद की चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। जैसे एक बड़ा परिवार होता है, परिवार का मुखिया दादाजी होते हैं, फिर दादाजी के पिताजी होते हैं, पिताजी के भी बच्चे होते हैं। ऐसे यहाँ पर समझो एक मुख्य भेद है संधि, किसकी चर्चा कर रहे हैं? संधि। एक मुख्य भेद है, तो इसके 3 भेद हुए। ये तो जैसे दादाजी के पिताजी के भी बच्चे होते हैं, ऐसे भेद प्रभेद इसमें बनते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है, मुख्यतः संधि के 3 भेद हैं। इन 3 भेदों के भी उपभेद देखने में आते हैं, जिनको प्रभेद नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पर क्रमशः एक के भेद यहाँ पर जानेंगे। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वह अच संधि के प्रभेदों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एक बार आप लोग उच्चारित करेंगे, अच संधि के भेदों की चर्चा करेंगे। अच संधि का ही दूसरा नाम, सरल रूप हमने क्या नाम दिया? स्वर संधि। तो हम यहाँ पर आज जिसके नाम प्रभेदों के नाम की संख्या जानेंगे और उनके नामों के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि के जो प्रभेद हैं कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर हम अभी आपसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रभेद जानने के पूर्व आपके साथ इसकी परिभाषा शेयर करना चाहेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसको कहते हैं? सब बिल्कुल इजी है। जहाँ पर स्वर मिलेंगे, स्वरों का मिलाप होगा, 2 स्वर आपस में जुड़ेंगे, वहाँ पर स्वर संधि होगी। इसलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल संक्षेप में हिंदी भाषा में परिभाषा लिखी है। इसका संस्कृत स्वरूप भी देखने में आता है, वह भी हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना आपको इस मन में रखना है कि स्वर संधि में हमेशा 2 स्वर मिलेंगे, चाहे वह समान स्वर हो या असमान स्वर हो, लेकिन मिलेंगे स्वर ही मिलेंगे। तो जहाँ पर 2 स्वरों का मिलाप होगा, 2 स्वर आपस में मिलेंगे, वहाँ स्वर संधि नियम से होगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है हल संधि। हल संधि की भी एक विशेषता आपकी होती है, इसमें एक स्वर एक व्यंजन मिलता है तो व्यंजन संधि होती है, अथवा दोनों ही व्यंजन मिलते हैं तो भी वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जब कहीं पर किसी शब्द के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर नियम से विसर्ग संधि होती है। विसर्ग का चिन्ह भी हमने आपके लिए बताया था, किसी शब्द के आने से संधि के पीछे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो हिंदी रखते हैं तो इसको विसर्ग के नाम से अपन जानते हैं। इस प्रकार से ये संधि के 3 रूप हैं। इस प्रकार से हमने भी इन तीनों का संक्षिप्त परिभाषात्मक स्वरूप देखा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अच संधि के प्रभेदों के नाम। इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इनको बारंबार स्मरण करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। नाम अगर आपको क्लियर होते हैं तो आप इजीली इनका स्वरूप समझ सकते हैं कि परिभाषाएं, इनका प्रयोगात्मक रूप, उदाहरण समझ सकते हैं। सबसे पहला अच संधि का पहला जो प्रभेद है उसका नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। क्या नाम है? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि को सिर्फ हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरा जो नाम है उसका नाम है गुण संधि। क्या नाम है? गुण संधि। तीसरा जो इसका प्रभेद है वह है वृद्धि संधि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। इसके बाद जो चतुर्थ इसका प्रभेद है वह है यण संधि। क्या नाम है? यण संधि। इसके बाद 5वें नंबर का जो रूप है स्वर संधि का प्रभेद उसका नाम है पूर्व रूप संधि। 6वें नंबर पर जो इसका स्वर संधि का प्रभेद है उसका नाम है अयादि स्वर संधि। इसके बाद अंतिम और 7वां जो रूप है उसका नाम है पर रूप संधि। इस प्रकार से ये स्वर संधि के 7 प्रभेद यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। आप इनके नाम स्मरण कर लें और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको लर्न करें। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है, जब हम कभी आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जब किसी शब्द में दीर्घ स्वर संधि होती है तो वहाँ पर सिर्फ दीर्घ संधि नहीं लिखा जाता है, इसका पूरा नाम लिखना योग्य माना जाता है। जैसे किसी का नाम राम गोपाल शर्मा है और हम उसको राम राम बोले तो उसको एक बार तो थोड़ा उचित प्रतीत होता है, परंतु बारंबार जब हम उसका राम नाम लेते हैं तो उसको अनुचित प्रतीत होता है और वह ऐसा कहने लगता है कि भाई मेरा नाम ये नहीं राम गोपाल शर्मा है। तो किसी भी व्यक्ति का पूरा नाम लेते हैं तो वह सम्मानजनक भी माना जाता है और श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भी हमको ध्यान में रखने योग्य बात है कि हम जब भी कभी इसका नाम लें या कोई उदाहरण में इसका नाम लिखें तो पूरा नाम अपने को लिखना चाहिए दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसे सभी में लगा लें दीर्घ स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में मैंने आप सभी के बीच में स्वर संधि के प्रभेदों की मुख्यतः से चर्चा की है। आप इन सभी के बार नोट्स बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें और इनको स्मरण करते रहें। हम शीघ्र ही आप सभी के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतम, जय संस्कृत।